Hello, my dear students. I'm your biology educator Poonam Dhiman, and I welcome you all to MKJC. And today we are going to start with a new chapter, that is reproductive health. ये चैप्टर क्या है ना? कैसे इंक्लूड हो गया हमारे कोर्स में? ये इंक्लूड हुआ है एज अ सेक्स एजुकेशन इन योर कोर्स, क्योंकि बेटा आप उस एज फैक्टर में हैं, उस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको उस नॉलेज को स्प्रेड भी करना है टू योर एज ग्रुप। अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना, और किसी को भी सोसाइटी में जहां पे भी आप इस मैटर में हेल्प कर सकते हैं, यू शुड मेक दी पीपल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो बेटा अब मैं फिर दोबारा वही चीज रिपीट करूंगी कि ये चैप्टर क्या है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन टू यू, जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करना इज अ बिग टैबू, और हमें इस टैबू को रिमूव करना है, हमें इन बाउंड्रीज को ब्रेक करना है। जब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है, सब चीज़ों की हम बॉडी में बात करते हैं, तो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी तो हम ही लिए घूम रहे हैं, हम पैदा हुए हैं उस सिस्टम की वजह से, और हम आगे पैदा भी करेंगे। ये जो परपेचुएशन ऑफ लाइफ चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसकी बात करने में हम लोग क्यों हेजिटेट होते हैं? तो कोई तुक नहीं बनता, इट इज पार्ट ऑफ द बॉडी। और अगर बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में जानना इज नॉट अ बैड थिंग। वो तो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा हेल्दी बना सकें, और उनके अगेंस्ट जो टैबू, जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे माइंड में है, उनको हम करेक्ट कर सकें। तो हमारी एक्चुअली ये सेक्स एजुकेशन 12th से नहीं, आपकी 8th क्लास में भी एक चैप्टर था रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्शन, फिर आपने 10th में पढ़ा, और अब आप 12th में इन डिटेल पढ़ रहे हैं। तो ये सेक्स एजुकेशन आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोचिए क्यों आपके करिकुलम में ऐड किए गए हैं, जस्ट टू रिमूव द टैबू। क्योंकि आपसे हमारी सोसाइटी में, इंडिया में, कोई बात ही नहीं करना चाहता। पेरेंट्स वो गैप रखते हैं, हम लोग भी गैप रखते हैं, है ना। और कोई सोसाइटी में कोई टीचर है, हम नहीं बात कर सकते। अच्छा, अपने सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ हम लोग बात करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन बेटा वो फ्रेंड्स भी हम जैसे ही हैं, हम जैसे ही एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिस एज में आप लोग अभी हैं, कुछ निकल चुके हैं, कुछ इस फेज में जी रहे हैं अभी, तो आप बच्चे लोगों को इन चीज़ों के बारे में, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर पाते। हमारी सोसाइटी अभी इतनी ओपन माइंडेड नहीं है। पेरेंट्स से बात करो डांट पड़ेगी, और किसी से पूछो हो क्या बात कर रहे, वाई हो। ये हो हमें क्लियर करनी है अपनी मेंटालिटी को, अपने मेंटल लेवल को हमें ब्रॉडन करना है, और इन चीज़ों पे खुल के बात करनी है, समझना है, और लोगों को समझाना भी है, अवेयर भी करना है लोगों को। तो इसीलिए ये चैप्टर यहाँ पे डाला गया है, और आपकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है, हमारी मेंटालिटी में चेंज आ रहा है, हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है। कैसे 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 काउंटर करें हम इन सारे चेंजेस को? क्या हमारे रिएक्शंस होने चाहिए? ये क्यों हो रहा है? ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ? ये सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे पास ये चैप्टर है। एक चैप्टर आप पीछे पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें अपने पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज हुई, कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प से बनता है, कैसे वो दुनिया में बाहर आता है। ये सब कुछ हमने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और बाकी की चीजें अब हम इस चैप्टर के अंदर लेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना हमारे लिए, इस एज के बच्चों के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा गलत आदतों में पड़ जाते हैं, आप लोगों को सही गलत का नहीं पता होता है ना, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का नहीं पता होता, जस्ट चार्म है आप लोगों के लिए। रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज की बात करना इज जस्ट अ चार्म फॉर दी किडोज ऑफ योर एज। अब मुझे किडोज नहीं बोलना चाहिए, आपकी एज के बच्चों के लिए। तो इन टैब्यूज को, इन मिसकॉन्सेप्शंस को, इन सारे इफ, बट, वाई, वेयर, व्हेन को हम खत्म करेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। किसके लिए? नीट में तो स्कोर करना ही है हमें, साथ में अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी हमें इस चैप्टर को बड़े ध्यान से, दिमाग से सुनेंगे, समझेंगे, मोटिवेट होंगे, और लोगों को भी अवेयर करेंगे अबाउट दी reproductive aspects. Okay, let's start with our chapter now.
And the first thing in our chapter, according to NCERT, is the reproductive health. What does it mean? Reproductive health का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि reproductive health होती क्या है. According to WHO, देखो हमारे लिए पहले हम अपनी बात करते हैं. हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होने का मतलब क्या है? हम फिजिकली, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फिजिकली एंड फंक्शनली अगर वो हेल्दी हैं तो हम रिप्रोडक्टिवली क्या है? हेल्दी. यही कहते हैं ना हम लोग. क्या बोलते हैं? फिजिकली एंड फंक्शनली, मतलब हमारे सेक्स ऑर्गन फिजिकली भी ठीक है और वो फंक्शन भी ठीक से कर रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. यही हम लोग मान के चलते हैं लेमन लैंग्वेज में. बट WHO अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू WHO. What is WHO? It stands for the World Health ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में? वो कहता है बेटा क्या, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. लिख लेते हैं इसको. रिप्रोडक्टिव health means total well-being in all aspects of reproduction. और कौन से हैं वो टोटल एस्पेक्ट्स? दैट इज फिजिकल, that is physical, emotional, social and behavioral. बेटा इस डेफिनेशन को याद रखना. ये डेफिनेशन किसने दी है? WHO ने दी है. सब्जेक्टिव बच्चों के लिए तो डेफिनेशन बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए जैसे मुझे है. तो व्हाट डज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस? इट इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट इज व्हाट? दैट इज फिजिकली आप फिट होने चाहिए. मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट शुड बी फिजिकली ओके. ठीक है, वो तो हम पहले भी बात कर रहे हैं. दूसरी बात हम करते थे फंक्शनैलिटी की, कि फंक्शन भी ठीक कर रहा है, गेमीट्स बना रहा है, गेमीट्स फ्यूज भी हो जाएंगे आने वाले टाइम में. ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, हमारी फंक्शनैलिटी भी ठीक है. अब यहाँ पे क्या एस्पेक्ट लिए हैं फिजिकल के साथ? WHO ने कहा है इमोशनल एस्पेक्ट. इमोशनल का मतलब क्या? एक ये नहीं है कि आपके अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स हेल्दी हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो आपके हेल्दी हैं, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है, दैट मीन्स यू आर रिप्रोडक्टिव हेल्दी. नहीं, आपका इमोशनल जो सेटअप है रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिलेटेड टू दी सेक्स रिलेटेड इश्यूज, मतलब आपकी इमोशनल आपका मेंटल सेटअप क्या है, इमोशनली भी आप फिट हैं या नहीं है. सोशल का मतलब क्या है? और लोगों को बैड कमेंटिंग, ये वो सब हम लोग करते हैं ना, है ना, गर्ल्स को देख के ये करना वो करना. मतलब सोशली आप कैसे बिहेव कर रहे हैं. किसके एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ मैं? रिप्रोडक्शन के, मतलब सेक्स रिलेटेड इश्यूज पे. आप सोसाइटी में कुछ ऐसा तो नहीं किया लोग आपको बोल रहे गंदा इंसान है या गंदी औरत है, इससे बच के रहो. समझ रहे हो ना सोशल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? बिल्कुल खुल के समझ के, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में हम इस आज के लेक्चर को डिस्कस करेंगे. तो फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल फिटनेस ऑफ द ऑर्गन्स. इमोशनल का मतलब क्या है? हमारा रिप्रोडक्शन को लेके माइंड सेट कैसा है. हम कहीं इमोशनली सिक तो नहीं है? इमोशनली सिक समझते हो ना वो लोग जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ, और वो अल्टीमेटली जाके क्या करते हैं? किसी ना किसी क्राइम को जन्म दे देते हैं. फिर सोशली हम सोसाइटी में कैसे हैं? हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं या नहीं है? हम लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हैं? बिहेव कैसा? दूसरी तरह से भी बिहेव करना. सेक्सुअली हम किसी को टीज तो नहीं कर रहे हैं, किसी को सता तो नहीं रहे हैं, किसी पे कोई सटायर तो नहीं कर रहे हैं. सोशल. उसके बाद बिहेवियरल, कैसा? वो सोशल की तरह ही बिहेवियरल भी आ जाता, हमारा बिहेवियर कैसा है ना.
कहीं हम अपने ही किसी ऑर्गन को ओवर यूज तो नहीं कर रहे, या हम किसी और को किसी तरह से, मतलब आप समझ सकते हो, सोशल बिहेवियरल यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट मिला के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये डेफिनेशन दिया है कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट ओनली डजंट मीन कि फिजिकल एस्पेक्ट, इसमें आपका इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है, जैसे हम बोलते नहीं कई बार लोकल है, लुच्चा लफंगा, समझ रहे हो उसका मतलब, कि कोई ऐसा कोई क्रिमिनल है, कोई कोई क्रिमिनल माइंड कैसा, कोई कोई टेंडेंसी रखता है कि वो कल को कोई रेप कर सकता है ना, या किसी को और किसी तरह से मोलेस्ट कर सकता है। तो ये सब कुछ किस में आ रहे हैं, सोशल और बिहेवियरल इशू में। तो इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह की बुद्धि का इंसान नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सब कुछ फिट है फिजिकली, लेकिन अगर वो इस प्रवृत्ति का इंसान है, तो हम उसको रिप्रोडक्टिवली सिक कहेंगे कि नहीं, आपका दिमाग इन चीजों को लेके कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत धारणाएं हैं आपके दिमाग में इन सब चीजों को लेके, तो दैट पर्सन इज नॉट सेट टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनली हम कितने स्टेबल हैं इन चीजों को लेके, सोशली हम कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी में, और हमारा बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, हम कहीं कुछ गलत तो नहीं किसी के बारे में सोच रखते, या किसी को गलत ढंग से तो नहीं हम देख रहे। तो ये सभी की सभी चीजें कहाँ पे आ रही हैं, इस पूरी डेफिनेशन उन सभी चीजों को कवर अप कर रही है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब अगर प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज की बात करें ना बेटा, हमारी कंट्री का, हम ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों किया गया है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, और रिप्रोड्यूस जब हम करेंगे, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ाना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड छोड़ो, अपने इंडिया की भी अगर हम बात करें, ओवर पॉपुलेशन। क्या है सबसे बड़ा जो हमारी प्रॉब्लम है अभी वर्ल्ड की रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। अब ये जो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन का क्या लेना देना है अब हमारे इंडिया से, हम लोग तो जूझ रहे हैं ओवर पॉपुलेशन से। पता है ना आपको हमारी कितनी पॉपुलेशन है, हम लोग कितने ज्यादा हो चुके हैं, 1.2 बिलियन। हम कब थे, 2011 में, मतलब 2011 में हम लोग कितने थे हम लोग, हाँ 1.2 बिलियन के आसपास थे। और अब तो ये आंकड़ा कहाँ जा चुका है, वी ऑल नो। और कोरोना की वजह से 21 में सेंसस भी नहीं हुआ है। जो इन चीजों पे भी बाद में आएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन, अब ये ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इससे निपटने के लिए ना क्या किया है, इंडिया इज द पायोनियर कंट्री। देखो इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले तो एक बात सुनिए। अभी हम बात करें थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, उसके बाद में एकदम से आ गई प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज जो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों है, मैं इसको बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन की तरीके से पढ़ाऊंगी। जब आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, यू विल नो कि क्या क्या मैम ने कवर अप किया है, कुछ छूटा तो नहीं है, क्या क्या एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। तो हम इन अकॉर्डेंस टू दी एनसीईआरटी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहली बात कही गई है डेफिनेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है, क्योंकि बेटा बच्चों को ये जो पहले 1 1.5 2 पेज है ना इस चैप्टर के, ओह बहुत डिफिकल्ट है मैम। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस का और समझने का लिखा हुआ है उसमें सब कुछ। तो उसको हम एनसीईआरटी की भाषा में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारी एनसीईआरटी का हम लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय द WHO, उसका मीनिंग हमने समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। अब प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ओवर पॉपुलेशन, बट वी आर लकी कि इंडिया इज द पायोनियर। इंडिया क्या है, इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द पायोनियर कंट्री इस चीज से लड़ने के लिए, टू कॉम्बैट इन कॉम्बैटिंग पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ भी कौन सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज।
तो इंडिया पायोनियर कंट्री है जिसने सबसे पहले पॉपुलेशन से कॉम्बैट करने का कुछ कुछ बीड़ा उठाया है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने का कुछ कुछ एक एक कहते हैं ना, एक मुद्दा उठाया है या एक बीड़ा उठाया है। और वो क्या था? इंडिया में सबसे पहले इन ईयर 1951 क्या स्टार्ट किया गया? एफपीपी। एफपीपी मींस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इस ओवर पॉपुलेशन से लड़ने के लिए और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडिया इज द पायनियर कंट्री। इससे पहले किसी कंट्री ने आज तक कभी कुछ नहीं सोचा था। इंडिया ने सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया इन द ईयर 1951। सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले। इसको याद रखना, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ। तो हम इसको याद रखेंगे। ईयर क्या था? 1951। सबसे पहला स्टेप किसने उठाया? इंडिया ने, इन द ईयर 1951। और क्या स्टेप था वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। लेटर ऑन इसमें कुछ स्ट्रेटजीज डाली गई, उन कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। उन स्ट्रेटजीज को, उन ऑब्जेक्टिव से मीट करने के लिए क्या किया गया? इनमें टाइम टू टाइम कुछ इम्प्रोवाइजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स की गई। तो उसके बाद इस प्रोग्राम को आज के टाइम में क्या कहा जाता है? दिस प्रोग्राम इज नवेडेज नोन एज, जो इम्प्रूव्ड स्ट्रेटजीज बेस्ड प्रोग्राम है, दैट इज नोन एज आरसीएच, मींस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या बोलते हैं अब इसको हम? आरसीएच। आरसीएच में क्या है? देखो ध्यान से पढ़ो इसको। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज की तो बात करेंगे, उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑल्सो। अभी ये जैसे जैसे आप अभी लेक्चर में आगे प्रोसीड करोगे, आप इसका मतलब समझना स्टार्ट हो जाओगे। इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या था? कि फिजिकली और फंक्शनली तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज को, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, अगर किसी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर वो फिजिकली फंक्शनली तो फिट है, उसके साथ वो सोशली, बिहेवियरली, इमोशनली भी अगर वो लोग स्टेबल हैं, तो वो सोसाइटी क्या होगी? दैट वुड बी एन आइडियल सोसाइटी टू लिव इन। तो आरसीएच का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? कि लोगों को ऐसी एक एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए लोगों को इशू से अवेयर करवाना। और सबसे बड़ा इशू जिससे अवेयर करवाना चाहिए, दैट इज द ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन के लिए तो इंडिया ने क्या एक रास्ता चुना? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? उसके अलावा प्रोग्राम प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा हमारे पास, लाइक जैसे सेक्स एजुकेशन, मतलब इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव रिलेशन, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज एंड अवेयरनेस। एक प्रॉब्लम तो हमने पढ़ी अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, क्या? ओवर पॉपुलेशन, उसका थोड़ा सोल्यूशन किया गया। नेक्स्ट आ रही है, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, दूसरा आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स या रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये लिखा होगा एनसीईआरटी में। तो ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? अब जैसे आप लोग हो, जिस एज ग्रुप से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, आपको इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है। चलो आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, एक चैप्टर में आपने हार्मोन्स पढ़ लिए, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट पढ़ ली, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। पर आपकी एज के वो बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन में चेंजेस हो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, कैसे इन चीज़ों के साथ हम लोग कैसे एनकाउंटर करें, इन सिचुएशन को कैसे फेस करें। तो उन 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 बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी ये चैप्टर बना है बेटा। तो अगर हो सके तो सेक्स एजुकेशन के, आप यही कह लीजिए, सेक्स एजुकेशन के रूप में इस चैप्टर को आप और बच्चों को भी पढ़ाइए। इससे रिलेटेड वीडियो आप उनको भी दिखाइए, जो आप यहाँ से सीख रहे हैं उनको भी सिखाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे भी आपकी एज में रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज या एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे
हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में हमें नहीं पता, बॉडी के चेंजेस के बारे में हमें नहीं पता, डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एसटीडीज, उनके बारे में नहीं हमें पता कि वो डेथ तक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, है ना। ये मैटरनल केयर, पोस्टनेटल केयर, रीजंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्या मैरिजेबल एज होनी चाहिए, क्या एक हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, जो इस आरसीएच प्रोग्राम का एक हिस्सा था। और दूसरा, इस अवेयरनेस में कौन हेल्प कर सकता है आप लोगों की, देखो पेरेंट्स, कौन कौन हेल्प कर सकता है हमारा, पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स कर सकते हैं, है ना, हमारे फ्रेंड्स कर सकते हैं। कोई बच्चा किसी वजह से किसी टेंशन में है, जैसे अभी एक मूवी रिसेंटली, दैट इज आई थिंक सो, कौन सी है वो, परेश रावल का फर्स्ट पार्ट था उसका, आई थिंक ओ माई गॉड ओ एम जी समथिंग ऐसा कुछ मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में है। अभी उसका सेकंड पार्ट आया है, जिसमें वो बच्चे की कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इशू ही उस पूरी की पूरी मूवी में उसको सेंट्रल आइडिया रखा गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के अगेंस्ट अवेयरनेस, कि अवेयर रहो हर चीज के लिए, ये बीमारियां कोज कर सकती हैं, या कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा डिजायर बॉडी में अगर आ रहा है, ये ऑपोजिट सेक्स के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, या उसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है, क्या फीलिंग्स नई आपके दिमाग में आ रही हैं, ये सब कुछ चीजें जो है ये एबनॉर्मल नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है। तो ये सब कुछ अवेयरनेस, ये सब आप किससे, पेरेंट्स से बात की जा सकती है, टीचर से बात की जा सकती है, क्लोज रिलेटिव से बात की जा सकती है, फ्रेंड से बात की जा सकती है। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, बेटा उन्होंने बहुत ज्यादा आजकल सेंटर खोल रखे हैं, अवेयरनेस सेंटर। इवन हॉस्पिटल्स के अंदर तो आरसीएच वालों के अलग चेंबर्स भी होते हैं, जहां जाके बच्चे उनसे हेल्प ले सकते हैं, जो जो मैरिजेबल एज के जो कपल्स हैं वो जाके उनसे पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज पे बात कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात कर सकते हैं, दो बच्चों में स्पेसिंग कैसे रखें वो चीज़ें, और वो स्पेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी सोसाइटी को उससे बेनिफिट होगा, क्या हमारी कंट्री को उससे बेनिफिट होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयर करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इसके अलावा ये क्या करेंगे, जैसे एवी, ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से, ऑडियो विजुअल एड्स, इसके अलावा प्रिंट मीडिया, उसके अलावा आपके पेरेंट्स, टीचर, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इन मुद्दों से अवेयर ही तो करवा रहे हैं। ऑडियो विजुअल एड्स समझते हैं ना आप, जो देखा और सुना जा सकता है, मतलब एड्स की फॉर्म में। टीवी में बहुत सारे ऐड, जब हम लोग छोटे थे तो हम देखा करते थे, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, तो बच्चा हो एक ही भला, समथिंग इस तरह के कुछ स्लोगन्स होते थे, एड्स आती थी टीवी पे। जब आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा में, तो वहां पे भी आप देखते हो, इसी जनरल अवेयरनेस के लिए वो अक्षय कुमार की एड्स है ना, रिलेटेड टू टोबैको, ऑल्सो सैनिटरी पैड्स वाली जो एड्स आती हैं, वो सभी चीजें क्या है, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उन्हीं चीजों को तो रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो चीजें, उन्हीं के लिए तो वो बनाई गई हैं कि लोगों में जनरल अवेयरनेस फैले इन चीजों के से रिलेटेड। तो प्रिंट मीडिया भी उसमें बहुत हेल्प करता है, जैसे आप लोग कई बार मूवी की टिकट डाउनलोड कर रहे हैं, कोई और टिकट, उसके ऊपर भी स्लोगन्स लिख देते हैं, कि जब टिकट है इंसान देखता है तो उसके ऊपर वो एक स्लोगन लिख देते हैं, हम दो हमारे दो, या कुछ भी। तो इस तरह प्रिंट मीडिया हो गया, ऑडियो ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, लाइक एड्स वगैरह टीवी में, इन सब चीज़ों से भी लोगों को अवेयर करवाया जा सकता है, इन सब चीज़ों से। उसके अलावा अब हमारे पास क्या आ जाता है, और क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स और साथ साथ स्ट्रेटजीज जो मैंडेट की गई हैं आरसीएच की तरफ से, वो क्या है हमारे पास, लाइक बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, तो इनके बारे में भी, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस किन के लिए हैं, और उसके अलावा एंड एमसीएच, एमसीएच क्या होता है बेटा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, सॉरी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम।
अब इसमें क्या है, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस या एमसीएच में यहाँ पे क्या है, जो मैरिजेबल एज में जो कपल्स हैं, कपल्स इन दी मैरिजेबल एज, उनको अवेयर कराया जाता है डिफरेंट टाइप के बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस से कि भैया बच्चों में स्पेसिंग रखिए, ये नहीं है एक के बाद एक के बाद एक के बाद 9 9 10 10 बच्चों की लाइन लगा दी, वो स्पेसिंग क्यों ज़रूरी है ना। कैसे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो थोड़े नीचे तबके के लोग हैं, जो थोड़ा सा रिमोट एरियाज में हैं, जो हम लोगों से कटे हुए हैं, है ना, थोड़े इलिटरेट हैं, थोड़े पुअर हैं, तो उन लोग को नहीं पता अभी भी इन चीज़ों के बारे में। उनके लिए तो ये अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि उनको बर्थ कंट्रोल, बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया जा सकता है कि अगर आप और बच्चे नहीं चाह रहे हैं तो इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। परमानेंट मेथड भी है, टेम्परेरी मेथड भी है, स्पेसिंग के लिए मेथड भी है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे में अगर स्पेसिंग रखना है और बच्चे कम से कम हो, जितना छोटा परिवार होगा उतना सुखी परिवार होगा, वी ऑल नो दैट। इसके ऊपर आप लोग इतनी डिबेट डेक्लामेशन मुझे लगता है 12th तक आप कर चुके हैं, तो इन पे ज़्यादा बात करना मुझे नहीं लगता आप मुझे सिखा सकते हैं इस चीज़ पे, इतने अवेयर आप लोग हो। तो मैरिजेबल एज में जो कपल्स हैं उनको सेक्स रिलेटेड इश्यूज, उनको बर्थ कंट्रोल मेथड रिलेटेड चीज़ों से अवेयर करवाया जाता है। उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना, सेमिनार्स भी लगाती है, बहुत जगह सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो पीएचसीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। और उनको बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में तो बताते हैं, साथ में उनको अवेयर करवाया जाता है अबाउट द एमसीएच, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये क्यों ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो पढ़े लिखे इंसान है, लिटरेट हैं, वो तो कोई भी डिलीवरी है, कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो आपको पता है स्टार्टिंग से ही दे यूज टू विजिट दी डॉक्टर्स। तो प्रॉपर हेल्थ जो अंदर बच्चा पनप रहा है उसकी भी और उसकी मदर की भी, तो डॉक्टर उसकी टेक केयर करता है, सब कुछ उसके बारे में पता होता है और अच्छे से डिलीवरी करवाएगा, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज करेगा, बेबी भी हेल्दी होगा, मदर भी हेल्दी होगी, दैट्स ऑल। लेकिन हमारी सोसाइटी के अभी भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो, जिनके पहली बात तो आसपास कुछ ऐसा फैसिलिटी है ही नहीं, अभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है, या बहुत सारे लोग जाना ही नहीं चाहते, छोड़ो ये क्या नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, घर में ही हो जाएगी डिलीवरी। वो मिडवाइफ सुना है ना, दाई माँ, जो दाई वगैरह को बुला लेते हैं, घर में ही डिलीवरी करवा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, पूरे के पूरे 9 मंथ्स कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखते, तो उन्हें ये नहीं पता कि अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है, इज इट हेल्दी और नोट, उसके हाथ पैर बने हैं नहीं बने हैं, उसके सिस्टम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अंदर डेड है कि वो अलाइव है ना मदर की केयर का पता कि उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यूरिंग जेस्टेशन कैसा फूड चाहिए, कौन से उसको न्यूट्रिएंट चाहिए जो उसके बच्चे के लिए अच्छे हैं, क्या उसे खाना चाहिए क्या उसे नहीं खाना चाहिए। और डिलीवरी अगर हो भी गई है तो उसके बाद पोस्ट नेटल केयर जिसको बोला जाता है, वो कैसे करनी है, मदर को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बच्चे का क्या रख रखाव होना चाहिए। तो प्री नेटल पोस्ट नेटल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करवाया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं इनमें, और प्रॉब्लम्स तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम स्ट्रेटजीज की भी बात कर रहे हैं। और जब हम एमसीएच की बात करते हैं तो एमसीएच में तो बेटा प्री नेटल और पोस्ट नेटल, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर के अलावा और किस चीज की बात की है हमने, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, कि भाई अगर एक किसी डिजीज से ग्रसित है, कौन सी डिजीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर एक में है तो दूसरा उसको कैसे प्रिवेंट कर सकता है, दूसरा पार्टनर। तो हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर करवाया जाता है। उसके अलावा क्या मुद्दा है आरसीएच का, प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर हो गया, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो गए, और ये सारा जो जितना भी सैनिटेशन है, इन सैनिटेशन है, वो सभी चीजें हो गई। और जब प्रीनेटल पोस्टनेटल की बात चल रही है तो मैसिव इम्यूनाइजेशन ऑफ द किड, जो अभी पैदा हुआ है उस बच्चे को भैया उसको इम्यूनिटी भी चाहिए, तो टाइम टाइम पे उसको वैक्सीनेट भी करवाना है। ये सभी की सभी जो बड़े जनरल सी चीजें हैं, ये जो हमें पता होनी चाहिए, हमें पता है तो हमें सोसाइटी को अवेयर करना है। और आरसीएच क्या है, यही उसके मुद्दे हैं, और इनके लिए उसने क्या बना रखी हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है अगर इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना। स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी, जब आप इस सारे को पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए,
for the better implementation of these strategies. किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है? क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहली जरूरत पड़ती है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज कि जगह जगह पे अगर लोगों को अवेयर करना है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या इस तरह की चीजें आसपास थोड़ी दूरी पे बना सकें, लोगों को वहां जाने के लिए जागरूक किया जाए, सब किया जाए, है ना। उसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हमें बहुत ज़रूरत है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, लोग हों वहाँ, और हेल्प के लिए, हेल्थ केयर के लिए सभी चीज़ें वहाँ पे मिले। तो ये और बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है पता है? कुछ ये सब चीज़ें तो एक साइड है, और वो क्या कर रहे हैं बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी स्ट्रेटेजीज के लिए। गवर्नमेंट ने और काम किया है, क्या किया है, जैसे इंसेंटिव्स देखना देना स्टार्ट कर दिया है फैमिलीज को। मैरिजेबल जो एज है ना, एक तो मैरिजेबल एज कितनी है? मैरिजेबल एज पता है आपको इंडिया में? फीमेल्स के लिए कितनी है? मेल्स के लिए इट इज 21 और फीमेल्स के लिए इट इज 18। आई थिंक ये भी 24 हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैरिजेबल एज एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड लेके चले हैं कि दिस इज दी बेस्ट एज फॉर मैरिज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तब तक जो है डेवलप हो चुके हैं, और कोई भी फीमेल किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए अब वो क्या है, मैच्योर है, कैपेबल है। उसके अलावा इंसेंटिव्स दे रही है गवर्नमेंट, इंसेंटिव्स टू दी फैमिली। किस लिए? अगर उनके पास सिंगल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, किस तरह के इंसेंटिव कुछ स्टेट्स में दिया जाता है ना, कि अगर किसी के पास एक अकेली फीमेल है, मतलब एक अकेली डॉटर है, उस बेटी की पूरी पढ़ाई फ्री कर दी, किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, कहीं पढ़ाइए, तो वो कर दिया, उसको फ्री कर दिया, उसकी एजुकेशन को फ्री कर दिया, या किसी तरह का एक पर्टिकुलर कोटा उन लोगों को दे दिया। तो इस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए। मैरिजेबल एज उन्होंने फिक्स कर दी, इंसेंटिव्स दे रहे हैं फैमिलीज को। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? फ्री सैनिटरी पैड्स, फ्री सैनिटरी पैड्स हो गए, है ना, फ्री कॉन्डोम्स, कि भैया फैमिली प्लानिंग की तरफ लोग बढ़ें, पॉपुलेशन किसी तरह कम हो, सैनिटेशन लोग रखें, साफ सफाई, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हों। तो ये सभी के सभी काम गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत जोर लगा के लगी हुई है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। पर इनके साथ साथ हम लोग का भी तो काम है ना, हम लोग का भी काम है, हम खुद अवेयर हों, लोगों को इन चीज़ों से अवेयर करवाएं, और इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए ज़्यादा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे नीचे तबके के लोग हैं, हमारे घरों में मेड्स आती हैं, हमारे हाउस हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प जो हमारी आती है, उन लोग वो भी, है ना, कई लोगों के पास बहुत इलिटरेट टाइप के होते हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होता क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जो उन लोगों को हेल्प कर सकती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हमें उन्हें बताना चाहिए कि यू कैन हैव स्पेस बिटवीन टू चिल्ड्रन, या कैसे आप हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो इन चीज़ों पे बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं से किसी में कोई संकोच, कोई हिचक या कुछ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने इतना जोर लगा रखा है, तो इट इज़ आर सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। इसके अलावा क्या है, देखो, फीमेल फिटिसाइड, आपको पता है गवर्नमेंट ने स्टैचुअरी बैन लगाया हुआ है ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है ये? एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है, मैंने देखो लास्ट लेक्चर में भी बताया था। एमनियोन जो लेयर थी, सबसे बाहर थी कोरियोन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर थी बेटा सॉरी, सबसे बाहर थी कोरियोन, कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा बना रही हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? एमनियोन। एमनियोन के अंदर क्या भरा पड़ा था? एमनियोटिक फ्लूइड। जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? उस फ्लूइड के अंदर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस पड़ा हुआ है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को
कैथेटर के सीरिंज की हेल्प से थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से, जैसे ब्लड सैंपल नहीं लेते, ब्लड कैथेटर के सीरिंज की हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे उस फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होती हैं, फीटल सेल्स होती हैं। उन फीटल सेल्स को एग्जामिन किया जाता है कि इस बच्चे के अंदर, ये जो डेवलपिंग फीटस है, उसमें किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, उसको सीकल सेल एनीमिया तो नहीं है, उसको हीमोफीलिया तो नहीं है, उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, उसको टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, इस तरह की क्रोमोसोमल एबरेशन उसमें किसी तरह की तो नहीं है। उनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता था, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता था। लेकिन उसमें किया क्या जाता है, देखो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया, 10 to 15 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया। उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, फीटल सेल्स। इन फीटल सेल की क्या की जाती है, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग समझते हो, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, अभी किसी तरह से वो क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल तो नहीं है, या कम इन नंबर तो नहीं है, या जैसा शेप साइज स्ट्रक्चर होना चाहिए था कहीं से टूटा फूटा या कुछ गलत तो नहीं है, तो स्टडी को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। जब ये कैरियोटाइपिंग करते हैं तो मतलब वी आर डीलिंग विद द क्रोमोसोम्स। और कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग के पास, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर। तो पूरे के पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम्स की पिक्चर हाथ में होती है उस वक्त। तो उसमें आपका जो लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर कौन सा होता है, 22 आर दी ऑटोसोम्स, जो मेटाबॉलिक हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो देख रहे हैं। और उसके अलावा जो लास्ट वाला जो पेयर है, सपोज एक्स एक्स है या एक्स वाई है, ये क्या बताता है, अबाउट दी सेक्स ऑफ दी डेवलपिंग फीटस। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि हमें तो जी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करवानी है डेवलपिंग फीटस के अंदर। इस टेस्ट के लिए चले जाते थे, एक्चुअल में जा किसके लिए रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए, कि वहां से सेक्स भी पता चल जाएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई है। अगर फीमेल है तो गो फॉर फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड के केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैचुअरी बैन भी लगाया हुआ है एमनियोसेंटेसिस पे। अभी ये नहीं होता। उसके अलावा कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग है हमारे पास, अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसके अलावा जो ये फीटल टेस्ट होता है सेल्स का, फीटल सेल्स का, तो वो सारे काफ़ी सारे और हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया है, क्यों, फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। और ये जो आरसीएच के प्रोग्राम्स हैं बेटा, इनका एक मुद्दा, एक ऑब्जेक्टिव और क्या है, क्या है, एक मुद्दा और यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल राइट्स या इक्वालिटी टू दी जेंडर, इक्वालिटी ऑफ जेंडर। मतलब गर्ल्स को, मेल और फीमेल को अलग नहीं समझा जाए, फीमेल को इंफीरियर नहीं समझा जाए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हर चीज पे उनका इक्वल राइट है। ये इक्वालिटी ऑफ जेंडर भी इनका ऑब्जेक्टिव है आरसीएच का। उसके अलावा टू रिड्यूस सेक्स एब्यूज एंड क्राइम्स। हमारी कंट्री में तो बहुत है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी बहुत हैं, रेप्स कितने हो जाते हैं, इवन मैच्योर फीमेल नहीं, छोटी छोटी बच्चियां, और सब आप अपनी सोसाइटी से अवेयर हो अच्छे से। तो ये सेक्स एब्यूज है, क्राइम्स है, ये एटलीस्ट हमारी तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है ना। हम बाहर वालों को छोड़ते, ना हम घर वालों को छोड़ते, हम किसी को नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ें भी जो सेक्स एब्यूज़ और क्राइम के अगेंस्ट भी जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और काफ़ी सारे जो है ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं आरसीएच ने, और उसके लिए काम चल रहा है, चलता रहता है, और उसमें इम्प्रोवाइजेशन होती रहती है। इसके अलावा और हमारे पास अब और क्या रहता है यहाँ पे डिस्कस करना, आपकी एनसीईआरटी का। अब आप इसके बाद जब पढ़ेंगे ना, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर टू यू कि हमने क्या बात की आज यहाँ पे, क्या नहीं बात की है। और हमारे पास क्या है, हाँ, और हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ और है डिस्कस करने के लिए। वो क्या है, रिसर्च, कि बेटर रिसर्च। क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिख रही थी तो मैं आई थिंक थर्ड पॉइंट लिखना भूल गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेटर रिसर्च, रिसर्च एंड बेटर टेक्नोलॉजीज। अगर बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना है स्ट्रेटजीज का, तो टाइम टाइम पे रिसर्च भी होनी चाहिए, और बेटर जो है टेक्निकल जो कहते हैं ना कि हेल्प हमें टाइम टाइम पे मिलती रहनी चाहिए। तो उसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक हमारे पास साइंटिफिक या रिसर्च भी है, इंडिया की तरफ से एक बड़ी अच्छी साइंटिफिक रिसर्च की अब हम यहाँ पे बात करेंगे।
और वो जो इंडिया की तरफ से जो सबसे अच्छा जो रिसर्च था वो क्या है अभी तक का रिप्रोडक्टिव इश्यूज से रिलेटेड या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इंडिया के अंदर, इन इंडिया, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है दैट इज CDRI। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है बेटा सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? लखनऊ में। CDRI ने सबसे पहले एक बर्थ कंट्रोल पिल बनाई है। मैम ये तो बनती रहती हैं, बहुत सारों का नेम तो आप लोग मुझे अभी बता देते, लेकिन ये बर्थ कंट्रोल पिल कुछ स्पेशल है। क्यों है ये स्पेशल? क्योंकि ये नॉन स्टीरॉयडल है और ये नॉन हॉर्मोनल है। ये इसकी स्पेशलिटी है। और उस पिल का नेम पता क्या है? दैट पिल इज सहेली। एक्चुअल में अगर इसको देखें ना, ये क्या है सहेली? ये तो इसका एक एक वो कहते हैं ना कि पॉपुलर कमर्शियल नेम है जिस नेम से ये बिकती है। अदरवाइज ये है क्या? इट इज सेंट क्रोमेन क्रो इट इज सेंट क्रोमेन, ये इसका नेम है। सेंट क्रोमेन नाम का ये पिल है जिसको कमर्शियल नेम सहेली के नाम से बेचा जाता है। इट इज़ अ नॉन स्टीरोइडल एंड नॉन हार्मोनल पिल। ये बहुत अच्छी एक रिसर्च है और किसकी तरफ से है? ये इंडिया की तरफ से है। इंडिया ने लखनऊ में CDRI में पहला एक ऐसा बर्थ कंट्रोल पिल बनाया है जो नॉन स्टीरोइडल भी है और नॉन हार्मोनल भी है। स्टीरोइड की वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं फीमेल्स को, या जो भी उनको कंज्यूम कर रहा है, फीमेल्स ही करेंगी ऑब्वियसली, तो बहुत सारे इश्यूज उनको एनकाउंटर करने पड़ते थे। तो ये बहुत बहुत एक बहुत अच्छा एक रिसर्च है जो इस RCH प्रोग्राम में भी और इन स्ट्रेटजीज में भी, और ये रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज में हमारा एक इशू ओवर पॉपुलेशन भी तो है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करने चाहिए हमें? बर्थ कंट्रोल मेथड्स। और बर्थ कंट्रोल मेथड में एक ये भी तो है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, है ना। तो एक सबसे अच्छी बढ़िया इफेक्टिव पिल जो है, इफेक्टिव तो और भी होती है लेकिन ये थोड़ी फायदेमंद ज्यादा है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल स्टीरॉइड्स नहीं है। तो ये भी इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा जो है रिसर्च है और जिसके लिए हम लोगों को प्राउड करना चाहिए, है ना, बीइंग इंडियंस। उसके बाद बेटा अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? अब आ जाते हैं, अब ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जो सोशल टैबू थे, क्या प्रोग्राम्स इनके लिए बनाए गए, है ना। तो ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में क्या है, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताया, इम्यूनाइजेशन के बारे में, स्ट्रैटेजी, जो भी कुछ आप NCERT में पढ़ोगे वो सब बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स पे। सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती क्या है बेटा? व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन होती है बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, है ना। ऐसे नहीं, चलो इसको ऐसे लिख लेते, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट ऑन अ geographical area at a particular time। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही बोलते हैं ना, हम इसी तरह से लर्न करते हैं। तो दिस इज पॉपुलेशन एंड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोलते हैं हम डेमोग्राफी। अब ये पॉपुलेशन के पहले तो हमें पढ़ने हैं ट्रेंड्स, क्योंकि देखो फर्स्ट एक तरह का एक पार्ट हमने चैप्टर का पढ़ लिया है जिसमें हमने क्या पढ़े हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज, आज की एज के लोगों को क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या है, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने चलाए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, क्या क्या स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं, है ना। वो सभी चीज़ें हमने एक जनरल लेक्चर की तरह वहाँ पे डिस्कस कर ली। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या आ रहा है? दैट इज पॉपुलेशन
डायनामिक्स एक तरह से। तो पॉपुलेशन ट्रेंड पढ़ने से पहले हमें पॉपुलेशन पता तो होनी चाहिए, पॉपुलेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। अब एक चीज और बेटा जो आपको जाननी है, दैट इज सेंसस। सेंसस क्या होता है? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन है हमें कैसे पता चलती है? ऑफिशियल काउंटिंग से पता चलती है। इट इज परफॉर्म्ड एवरी 10th ईयर, परफॉर्म्ड आफ्टर 10 ईयर्स। हर 10 ईयर पे होता है। जैसे हमारा लास्ट जो सेंसस था, अच्छा ये पता है सबसे फर्स्ट दुनिया का सबसे फर्स्ट जो सेंसस था कब किया गया था? दैट वाज परफॉर्म्ड इन द ईयर 1872। और अभी जो लेटेस्ट था, जो लेटेस्ट वो कब हुआ था? 2011 में होना चाहिए था 21 में, लेकिन कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ, तो 2011 में था। अब इस सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ मैथमेटिकल डाटा है, हमें वर्ल्ड की और अपने इंडिया की पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पता तो हो कितनी पॉपुलेशन है। अगर बेटा मैं बात करूं वर्ल्ड की, अगर वर्ल्ड की बात करें हम, तो इन ईयर 1900 कितनी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की? पता है आपको? कोई बता सकता है किसी को? मतलब कुछ रिकॉल कर सकते हो कितनी पॉपुलेशन होगी? और कितनी थी टू सॉरी मैंने क्या लिख दिया एक मिनट। वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और इधर हम लिख लेते हैं इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉपुलेशन। देखो बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस पता कितने थे? वी वर जस्ट 350 मिलियन। और ये डाटा हमें याद रखना है बिकॉज इट इज गिवन इन आर एनसीईआरटी। ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ मैं शौक में कि मुझे पता है। उसके बाद बेटा इन द ईयर, कब? उसके बाद हम आ जाते हैं अब 2000 में। 2000 में पता कितने हो गए हम? इसको ऐसे लिख लीजिए, इन द ईयर 2000 हम कितने हो गए? हम हो गए बेटा 1 बिलियन। फिर इन द ईयर 2011 हम कितने हो गए? वी बिकेम 1.2 बिलियन। अब ईयर 2000 में अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, तो वर्ल्ड कहाँ था? वर्ल्ड वाज एट 6 बिलियन। और अगर अभी करंट की बात करूं तो कितने हैं? 7.2 बिलियन। ये डाटा है वर्ल्ड का और ये है हमारा। तो अगर आप एक बार 2000 के डाटा पे नजर मारेंगे, ईयर 2000 पे, देखो क्या हो रहा है। जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, हम इंडियंस की थी 1 बिलियन। मतलब कि पूरी जितनी जनता इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उसमें से हर 6th इंडिविजुअल इंडियन है। every 6th person of this population is an Indian। हर छठा इंसान अगर आप धरती पे देखोगे तो वो इंडियन है। वो हमें ये सेंसस का डेटा बता रहा है। तो हम कितने हैं? हर छठा इंसान इंडियन है धरती के ऊपर। तो हम कितने हैं? सोचो कितना बड़ा मासिव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है हमारी कंट्री में। और यहाँ पे क्या किया गया है सेंसस में, और क्या कैलकुलेट किया जाता है बेटा? सेंसस में और कैलकुलेट किया जाता है क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता है हम लोग का कितना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7। और यू कैन से एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है बेटा लेस देन 2%। अब लेस देन 2% का मतलब समझते हो? एवरी ईयर हर 1000 पीपल में 20 ऐड हो जाते हैं। एवरी ईयर हर 1000 इंडिविजुअल में 20 और नए ऐड हो रहे हैं। मतलब 20
17, 18, 19 ऐसे लगा लीजिए, 17 से 20 के बीच में इंडिविजुअल्स एवरी ईयर हर 1000 में ऐड हो रहे हैं। तो देखो हमारा पॉपुलेशन का रेट किधर जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है हमारा, लेस देन 2%। लेस देन 2% में हम किधर जा रहे हैं सोचो। हर 1000 में हर साल 20 और नए ऐड हो रहे हैं, 20 और नए ऐड हो रहे हैं। किस वजह से ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर्स की पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ, पॉपुलेशन ट्रेंड हमने पढ़ लिया। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस पढ़ लेते हैं पहले, क्या क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। सबसे पहला रीजन क्या है, बता सकते हैं आप सब लोग, क्या रीजन होगा। इलिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं है किसी भी चीज के पीछे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन बताने की, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, उसमें क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा क्या है, बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छा चलिए, ये तो एक ही बात हो गई दोनों, है ना। उसके अलावा लो मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट समझ रहे हो, मोर्टेलिटी रेट होता है बेटा डेथ रेट, कि लोग कम मर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अच्छा बढ़िया फूड मिल रहा है सबको खाने के लिए, एजुकेशन लोगों के पास है नहीं है, मर रहे नहीं है क्योंकि बेटर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है ना। पहले तो लोग ऐसे ही, माँ बच्चे को जन्म दे रही है, क्या थी, सैनिटेशन थी, हाइजीन था, या पता ही नहीं था, कभी डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखा जाके, तो क्या अंदर चल रहा है क्या नहीं, दोनों की भी डेथ हो जाती थी, बेबी भी की भी डेथ हो जाती थी, मदर की भी डेथ हो जाती थी। तो वो मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड की जो प्रैक्टिसेस हैं, स्टोरेज ऑफ फूड प्रैक्टिसेस वो बेटर हो गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर होगी। बहुत कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस वजह से हो रहा है। समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो जूनियर क्लासेस से आप ये सभी रीजंस लिखते आ रहे हो। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर है क्या, हमें कैसे पता कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, किन चीज़ों से पता चलता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। उसमें सबसे बड़ा जो नेम आता है ना बेटा, वो है बर्थ रेट का। बर्थ रेट जिसको हम बोलते हैं नेटैलिटी। अब इसको लिखूंगी नहीं मैं, आप समझ लीजिए नेटैलिटी या बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड पर ईयर इन अ पॉपुलेशन। मतलब हर 1000 लोगों में हर साल कितने और नए ऐड हो जाते हैं, हर 1000 लोगों में हर साल कितने नए, है ना, पर्सन्स ऐड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ न्यू persons added every year पर 1000 इंडिविजुअल, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट, कितने नए आ गए। और डेथ रेट, डेथ रेट क्या होता है बेटा, इट इज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी समझ रहे हो, मोर्टेलिटी होती है डेथ, डेथ रेट, डेथ की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग एवरी ईयर पर 1000 इंडिविजुअल्स। और तीसरा जो है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर, वो है हमारे पास माइग्रेशन। माइग्रेशन पता है क्या है, माइग्रेशन में दो चीजें आ जाती हैं, कितने हमारी पॉपुलेशन में आके इमिग्रेंट, इमी कितनी या इमिग्रेशन लिख लीजिए आप, कितनी इमिग्रेशन हो रही है। इमिग्रेशन समझते हो ना, बाहर से लोग आके आके हमारे अंदर ऐड हो रहे हैं। और कितने हम में से ई माइग्रेट, ई माइग्रेशन बाहर जा रहे हैं। उसके अलावा एज एंड सेक्स रेशो, ये चार पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर्स है हमारे पास। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन्हीं से तो निकलता है। कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
कैसे निकाला जाता है? पता है कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स देख लो, बर्थ का मतलब कितने नए ऐड हुए, बर्थ ऐड हुआ है और क्या हुए हैं, प्लस कितने इमिग्रेंट्स आए हैं, कितने नए पैदा हुए और कितने बाहर से आके हम में जुड़ गए, माइनस कितने डेथ्स हुई हैं, प्लस ई माइग्रेंट, कितने पॉपुलेशन से नेचुरली डेथ से निकल गए और कितने ई माइग्रेंट हुए हैं यहाँ से हमारी कंट्री से। तो इस टोटल से हमारे पास क्या निकल जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और उसको निकालने का एक और तरीका होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू ईयर इंटू 100। और क्या तरीका होता है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू नंबर ऑफ द ईयर इंटू 100। ये है बेटा निकालने का। P2 क्या है, जो हमारे पास P1 क्या हो गई हमारे पास अभी की, सॉरी, जो P2 है हमारे पास अभी की करंट पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग, P1 क्या है पहले की, पिछले 10 साल पहले की, पिछले सेंसस की पॉपुलेशन, अपॉन n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, कितनी देर के बाद आप सेंसस कर रहे हो, लाइक 10 ईयर्स के बाद, और इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आ जाती है और यहीं से हमारे पास वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है कि 1.7% की दर से हम लोग एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर्स। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉपुलेशन की हमें क्या क्या, अच्छा तो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजंस, आप इसको और इलेबोरेट कर लीजिए, इसमें और ऐड कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन मोर एंड मैनी। तो उसके अलावा पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है, ये पॉपुलेशन ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉपुलेशन के जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी आज हमने बाकी का हमारा जो लेक्चर पढ़ा है कि आरसीएच का क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग है, आरसीएच की ने क्या क्या प्रॉब्लम्स एनकाउंटर की हैं रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, और क्या क्या उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, और एज आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आर कंट्री हम लोग की क्या ड्यूटीज बनती हैं इस सारे के सारे प्रोग्राम में, इन सब स्ट्रेटजीज में। ठीक है, तो ये जस्ट एक जनरल अवेयरनेस है बेटा, लेक्चर को सुनिए, अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए, अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाइए और कुछ चीज़ों को समझिए कि क्या आपको समझाया जा रहा है और क्या आप उससे निकाल रहे हैं, और क्या आपको ये बेनिफिट होगा इन चीज़ों से, और अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो औरों को आप कैसे अवेयर कर सकते हो इन सभी चीज़ों के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।